Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 56 Chemistry Discussion. I'm Shashi Shekhar. First question से start कर रहा हूँ. For an ionic compound, lattice energy depends on. Lattice energy जो है वो अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो लैटिस एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं उस पर सिंपल डिपेंड करती है. जिनमें जितना ज़्यादा, इसका मतलब है कि चार्ज अगर ज़्यादा है आयंस का तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर साइज़ ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी. तो चार्ज और साइज़ इन दोनों फैक्टर्स पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1. n इक्वल टू इन्फिनिटी है और n इक्वल टू 1 पे आ रहा है और हमें रेडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम 1 अपॉन लैम्डा यूज़ कर लेते हैं रेडबर्ग के लिए. रेडबर्ग इक्वेशन इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये वैल्यू सिंपली आ रही है आर. तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 1/r और 1/r की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, ये 91.16 नैनोमीटर होता है. तो यहाँ से ये 91 नैनोमीटर आ जाएगा. इफ़ अ मिक्सचर ऑफ आइसोब्यूटेन एंड एन-ब्यूटेन आर प्रेजेंट इन अ गैस देन कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. अगेन आप ये बात समझिए कि आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन है या नॉर्मल ब्यूटेन, दोनों के लिए जो केमिकल फार्मूला है वो है C4H10. दोनों ही ब्यूटेन आइसोब्यूटेन भी एक आइसोमर ही है ब्यूटेन का. तो C4H10 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2O बना रहा है. तो इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आ जाएंगे, देन H2O 5, तो इधर 10 हाइड्रोजन हो गया. और ऑक्सीजन अब हम देखें तो इधर 4 दूनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन है, तो इसको हम 13/2 कर देते हैं, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि देन कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 kg ऑफ गैस. तो अब हमें सबसे पहले इसके 5 kg को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, उससे मोल्स ऑफ O2 पे जाएंगे और फिर मोल्स ऑफ O2 से मास ऑफ O2 पे. तो 5 kg मतलब 5000 ग्राम अपॉन C4H10 का अगर हम मोलर मास देखें तो 12 चौके 48 और 10 58 है, 58 ग्राम पर मोल. तो ये मोल आ गए C4H10 के. अगर हम इसको 13/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम O2 के मोल्स पे आ जाते हैं. अगर हम 32 से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ग्राम ऑफ O2 पे आ जाएंगे यहाँ से. तो ये ग्राम ऑफ O2 आ जाएगा अपने पास रिलेशन, ग्राम और मोल कैंसिल हो जाएगा. तो अब इनको सॉल्व कर लो तो 2 यहाँ 16 से कैंसिल हो रहा है, देन 16 और 58 है, चलो इसको रहने देते हैं. 5000 है तो इसको हम kg ही कर देते हैं. 16 × 80 × 13/58 और ये kg. 8 से कैंसिल होगा, चलो अप्रॉक्सीमेटली 56 टाइम्स आ रहा है. 8 10 और 8 7 56, तो ये वैल्यू आ रही है 130/7 के अप्रॉक्स, 130/7 kg. दिस इज़ इक्वल टू 7 1 जा 7 और 60. तो 8 के अराउंड कुछ वैल्यू आ जाएगी, 18 kg. डिवाइड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप रफ एस्टिमेट भी कर सकते हो यहाँ पे. तो वैल्यू जो है वो 17.9 kg के पास आ रही है. यहाँ पे भी हमने कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिया है, उससे भी वैल्यू थोड़ी सी चेंज आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच कलर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फेट रेडिकल विथ अमोनियम मोलिब्डेट. तो जब हम ये जो रिएक्शन है फॉस्फेट रेडिकल की विथ अमोनियम मोलिब्डेट, इसको हम फॉस्फेट टेस्ट भी बोलते हैं. दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड फॉस्फेट टेस्ट. मतलब रिएक्शन के अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. और ये बेसिकली हमें पता चलता है अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन करने पे कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं. सेम टेस्ट को हम आर्सेनिक के लिए भी यूज़ करते हैं कि उसमें भी येलो कलर फॉर्म होता है, तो आर्सेनिक का भी पता चलता है. तो अभी हमें फॉस्फेट टेस्ट के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं. तो
सिंपल ये MOO4 के साथ रिएक्शन करेगा और येलो कलर, कैनरी येलो कलर में कन्वर्ट होगा। चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी इधर आपको, बहुत ज़्यादा रिएक्शन, और अगर आप मानो कि रिएक्शन लिख भी लेते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कलर तो याद ही रखना पड़ेगा। तो रिएक्शन लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको कितने सारे कलर्स, और स्पेशली ये जो पेपर है, ये पेपर इनऑर्गेनिक की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो थोड़ा सा पेपर अनबैलेंस्ड लगा मुझे। पेपर ने इनऑर्गेनिक में के काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मेमोराइज़ करने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। द चेंज इन बॉन्ड एंगल एज द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीज। तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है, अगर हम एस कैरेक्टर की बात करें, sp, sp2, sp3, इसमें 50% एस कैरेक्टर है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 आउट ऑफ 3 मतलब 33.3% है। इसमें अगर हम देखें 1 आउट ऑफ 4 मतलब 25% एस कैरेक्टर है। तो एस कैरेक्टर इधर डिक्रीज़ हो रहा है। बॉन्ड एंगल की बात करें, sp 180 डिग्री पे है, sp2 120 डिग्री है, और sp3 जो है वो 109.5 डिग्री पे है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता है जब परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। व्हाट प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फीन गैस इज़ मिक्सड विथ क्लोरीन गैस। फॉस्फीन गैस मतलब PH3 जो है वो एक PH3 को हम एक्चुअली फॉस्फेन भी बोलते हैं। IUPAC नेम इज़ फॉस्फेन। कहाँ से डेराइव होता है, मीथेन से डेराइव होता है फॉस्फेन। तो फॉस्फेन का रिएक्शन करा रहा है क्लोरीन गैस। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग है काफ़ी, तो PH3 जो होगा वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज कर देगा। Cl2 खुद Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl- मतलब HCl है यहाँ पे, और PH3 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो PCl5 और HCl हमें मिलेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.80 ATM टू 0.60 ATM। इनिशियली हमें P0 भी दे रखा है, P0 0.80 ATM है, और हमें चेंज भी दे रखा जब आफ्टर मिक्सिंग ये 0.60 ATM है। तो सिंपल हम जो रिलेटिव लोअरिंग है उसको यूज़ कर लेते हैं। P0 माइनस P अपॉन P इज़ इक्वल टू x ऑफ सोल्यूट। यहाँ से सॉल्व करने पे हमें मिलता है 0.8 माइनस 0.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.20 अपॉन P0 है ये 0.80, दिस इज़ इक्वल टू x सोल्यूट, और ये आ रहा है 1/4 मतलब 25% 0.25। द पेयर ऑफ विच बोथ स्पीसीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट। सेम मैग्नेटिक मोमेंट मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए, तो हमें सबके अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, CrH2O6 है, तो क्रोमियम में 2+ चार्ज है, मतलब क्रोमियम में सिंपल 4s2 और या 3d5 4s1 है। तो जब 2+ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3d4। अब देखो 3d4 हो गया। अब H2O6 है, H2O जनरली हम वीक लिगेंड के अंदर काउंट करते हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। COCl 2- में देखें, Cl और भी वीक है, तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट 3d7 और 4s2 है, जब इससे भी 2+ का चार्ज आ रहा है इसमें, तो 3d5 हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। और Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो कुछ पेयरिंग के तो चांसेस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। फिर सेकंड को अगर हम देखें तो क्रोमियम H2O6 में सेम कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें 4 आ रहे थे। हम Fe2+ के बारे में देखते हैं। जब हम Fe2+ को देख रहे हैं तो पहले आयरन देख लेते हैं। आयरन है 4s2 एंड 3d6 है, तो Fe2+ क्या हो जाएगा, Fe2+ हो जाएगा 3d6 सिंपली। अगेन H2O को अगर हम वीक फील्ड लिगेंड के जैसा ही ट्रीट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमें दिख रहे हैं कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये सही आंसर हो जाएगा। दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो बाकी ऑप्शंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 हेक्साइन इनटू ट्रांस 2 हेक्साइन। ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साइन को हम जो यूज़ करते हैं
वो बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन कैसे ट्रांस में कन्वर्ट होता है, जब भी हम जैसे 2 हेक्साइन गिवन है हमें, 2 हेक्साइन का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो इलेक्ट्रॉन अटैक करता है Na और NH3 के साथ रिएक्शन होती है, तो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर अटैक करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही इस तरह से फॉर्म हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इनको मिनिमाइज़ करने के लिए ये दूर हो जाते हैं और ये ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो LiNH3 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि बर्च रिडक्शन है। अगर सिस पूछा जाता तो फिर H2PT मतलब सिस पूछा जाता तो फिर लिंडलार कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर which is made from X and Y where X atoms are at the corner। X कॉर्नर पे है, मतलब 8 × 1/8 टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया, नंबर ऑफ X जो है वो हो गया 8 × 1/8 = 1। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि एंड Y एट द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। फेस सेंटर का मतलब है 6 सेंटर हैं टोटल, 6 × और एक पे हाफ पोर्शन आ रहा है, तो नंबर ऑफ Y आ रहा है यहाँ पे 3। तो X 1 आ रहा है, Y 3 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। हैलोजन का प्रेजेंस सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब ये हो सकता है सिल्वर मिरर टेस्ट लिखना चाह रहा हो, बट जैसा आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये तो हमें कीटोन का प्रेजेंस, बेसिकली मिथाइल कीटोन का प्रेजेंस बताता है, तो ये तो गलत है, हमें हैलोजन चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बहुत टाइम पे यूज़ भी करते हैं, क्योंकि जैसे Cl वगैरह है तो Ag+ के साथ ये AgCl फॉर्म करता है, और जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, तो चेक करते भी हैं, बट ठीक है। बेल्स्टिन टेस्ट जो है वो क्लियर कट इंडिकेशन देता है हमें, हम CuO के साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं और ये कुछ एक डेफिनेट कलर का फ्लेम रिलीज़ करता है, तो उससे हम ग्रीन कलर का फ्लेम रिलीज़ करता है, उससे हम पता करते हैं कि ये इस तरह से एक्ट करता है। मिलन्स टेस्ट जो है ये प्रोटीन्स को चेक करने के लिए टेस्ट है। अगेन ये सब बहुत ज़्यादा वर्ड अपने सिलेबस के बाहर जा रहा है। ये जो बेलिस्टन्स टेस्ट है ये पहले तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, अभी रिसेंटली यहीं पे देखने के बाद मुझे ये सब थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हुआ है। तो मे भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप एग्ज़ाम में हो और आपने कोई भी ऐसा अननोन सा टेस्ट आ जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। हम नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। A strip of copper is dipped into a colorless solution of the following 4 salts। इन 4 सॉल्ट के अंदर हम कॉपर को डिप कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, विच आर प्लेस्ड सेपरेटली इन 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स विच सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू। तो जब हम ब्लू सॉल्यूशन टर्न करवाना चाहते हैं, ब्लू चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमें Cu2+ आयंस चाहिए, और Cu2+ आयंस का मतलब है कि कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu2+ में। तो कॉपर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा। अब रिड्यूस होने के लिए, जैसे अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो रिड्यूस होने के लिए क्या है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन में KNO3 गिवन है। KNO3 रिड्यूस होगा क्या, K+ तो रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम K+ की बात करते हैं KNO3 में, तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि K+ रिड्यूस होकर पोटेशियम वापस नहीं, काफ़ी एक्टिव मेटल है। जिंक भी काफ़ी एक्टिव मेटल है, तो जिंक भी Zn2+ में कन्वर्ट होना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो Ag जो है, Ag के लिए Ag+ से Ag जाना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। Ag+ इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए 0.70 वोल्ट रिलीज़ होती है वैल्यू। तो Ag+ का कन्वर्जन रिलेटिवली आसान है। इसके लिए जो E0 होता है ये 0.80 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। विच एल्केन डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। तो अगर हम एडिशन रूल को देख रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें 2-ब्यूटीन है, तो 2-ब्यूटीन ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ भी मैंने ट्रांस बनाया है यहाँ पे। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब है कि जहाँ पे लेस सब्सटीट्यूटेड पोजीशन है वहाँ पे अटैच हो, बट यहाँ पे कोई ऐसा
जैसे अगर हम पहले हम एंटी मार्कोनिकॉफ देखते हैं, मानो कि इसका रिएक्शन हम HX और H2O2 के साथ HBr और H2O2 या परऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो Br इस पोजीशन पे अटैच होता है, जो पोजीशन लेस, जहाँ पे कम कार्बन लेस सब्सटीट्यूटेड है, बट इस जगह पे दोनों ही सेम सब्सटीट्यूशन है। तो यहाँ पे आप एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ भी लगाओ, सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ में भी इधर ही Br लगेगा, मार्कोनिकॉफ में भी इधर ही Br लगेगा, तो वो कुछ हम कर नहीं सकते, इसमें सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म होने हैं। नेक्स्ट 13 के बाद नेक्स्ट पे आते हैं। द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A फॉर द गैसेस O2 N2 NH3 CH4 आर दिस। हमें बताना है जो सबसे ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई गैस हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A की वैल्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताती है। A जो है ये हमें बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उतना ही ज़्यादा वो लिक्विफाई हो सकता है। तो यहाँ पे NH3 के लिए 4.170 है। क्यों? क्योंकि NH3 में किस तरह के बॉन्ड्स हैं या अट्रैक्शन किस तरह के हैं? NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगर, तो कहीं ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which offensive smelling compound is obtained when ethyl amine is heated with chloroform and alcoholic KOH? तो ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड जो है वो एक ही है, जो कि आइसोसाइनाइड है। काफ़ी ज़्यादा नॉजिया फीलिंग आने लगती है इसको अगर आप स्मेल कर लोगे उसके बाद तो। और कार्बाइल अमीन टेस्ट भी इसी से हम करते हैं। तो अगर बहुत ही ख़राब स्मेल आ रही है, बहुत ही कम अमाउंट का टेस्ट करना पड़ता है, बहुत ही कम, जिससे कि बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ये गैस रिलीज़ हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट्स। जियोलाइट्स के जैसे दे आर यूज इन कटान एक्सचेंजर, ये सब तो सही है। सम ऑफ द SiO4 4- यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाई AlO4 -5 -9। तो ये जो चार्ज है, चार्ज बैलेंसिंग कहीं पे भी रिक्वायर्ड है। चाहे आप जियोलाइट में किसी को रिमूव कर रहे हो, चाहे आप फ्रैंकल डिफेक्ट या किसी डिफेक्ट में आप रिलीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जो चार्ज बैलेंसिंग है वो काफ़ी प्राइमरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस्ड अगर नहीं है तो इनके साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैविंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क, तो ये सही है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच इनेबल देम टू टेक स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगेन मैं बता रहा था आपको कि इनऑर्गेनिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं याद रखने की ज़्यादा डिमांड की जा रही है यहाँ पर। RCH CH2COH2, तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अगेन इसमें जो रिएक्शंस हैं वो फिर से थोड़े नेम रिएक्शंस ही हैं, बट ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि हम कम यूज़ करते हैं या अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं हैं। जैसे हम फर्स्ट मेंडियस रिएक्शन देख रहे हैं, तो मेंडियस रिएक्शन अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा ध्यान नहीं हो। तो जब हम मेंडियस रिएक्शन देखते हैं तो मेंडियस रिएक्शन सिंपल ऐसा रहता है कि RCN का हम रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ, तो ये RCH2NH2 फॉर्म करते हैं। तो हमें ये तो नहीं फॉर्म करना है, हमें एक हाइड्रोजन और CHO, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रो और CHO मतलब फॉर्माइलेशन, हाइड्रोजन फॉर्म करना है और CHO ग्रुप फॉर्म करना है। तो ये ये जो है ये करेक्ट आंसर इज ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में H और CHO अटैच होता है। ठीक है, अगेन ये सब जो रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्टीफन रिएक्शन फिर भी अपने सिलेबस में है थोड़ा बहुत, बट ये सैंडॉन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर आपने नहीं सॉल्व किया है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्यों पूछा हुआ है, तो मैं भी ये क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AC231 आफ्टर एमिशन ऑफ सम अल्फा एंड बीटा पार्टिकल गिव लेड 207 एक्टिनियम है, द नंबर ऑफ सच अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। तो जब हम रिएक्शन अगर हम लिखें तो यहाँ पे AC89 231 से ये कन्वर्ट हो रहा है PB82 207 में, और ये बोला गया है कि यहाँ पे केवल अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल रिलीज़ हो रहा है।
तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल 2 और 4 इनका हीलियम 2+ के पार्टिकल हैं, तो Z की वैल्यू 2 है और ये 4 है, और ये मान लेते हैं कि ये X रिलीज़ हुआ है। अगेन साथ में बीटा पार्टिकल रिलीज़ हो रहा है, तो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है -1 और 0, तो ये मान लेते हैं कि ये Y रिलीज़ हुए हैं। तो बस टोटल बैलेंस कर लेते हैं, टोटल प्रोटॉन और मास नंबर को। तो यहाँ से आ रहा है 89 इज इक्वल टू, जब प्रोटॉन बैलेंस कर रहे हैं तो 82 + 2x + -y, और मास नंबर बैलेंस कर ले तो 231 इज इक्वल टू 207 + 4x + 0। तो यहाँ से 4x की वैल्यू आ रही है, या फिर इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू आ रहा है 231 - 207/4। तो ये इसको सॉल्व करें तो 7 और 4 11 और 2/4, तो ये 6 वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो 6 × 2 12 हो गया, 12 और 82 यहाँ पे 94, और y इज़ इक्वल टू 94 - 89, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 6 and 5 आर करेक्ट आंसर्स। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे विथ अमोनिया एंड पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना। तो Al2O3 हीटेड एल्यूमिना के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो H2O यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा, H2O डिपार्ट करेगा तो ये सिंपल NH2 ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। अगेन अगर आप फर्दर इसका रिएक्शन कराओ NH3 के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, तो फिर से एक H2O ग्रुप डिपार्ट करेगा और ये सेकेंडरी अमीन, और फिर ये फर्दर ये टर्शरी अमीन भी बना सकता है। तो यहाँ पे हमें टर्शरी अमीन तक नहीं जाना है, हमें केवल फर्स्ट स्टेप की बात की जा रही है, तो वो अमीन फॉर्म कर लेंगे हम। विच आइसोमेरिज्म शोन बाय द कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन तो दो डिफरेंट, जब दोनों एनायन और कटायन कोऑर्डिनेट मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तब कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो होता है। ज्योमेट्रिकल भी यहाँ पे सिस ट्रांस की कोई नीड नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं शो करेगा। लिंकेज आइसोमर NO2 जो है वो एज ONO भी अटैच हो सकता है, तो ONO के फॉर्म में अटैच होगा तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, या आयनाइजेशन आइसोमर भी शो करेगा। द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज कैरिड ऑन इन ए क्लोज्ड वेसल, किसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन है? द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये शायद PCl5 to PCl3 है, PCl5 रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन शायद यही थी। तो ये सॉलिड है और ये गैस है, और हमें बोला हुआ है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बाय एडिंग PCl5 एट कांस्टेंट प्रेशर। जब PCl5 को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड को ऐड करने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहीं पे अगर हम गैस ऐड करते, एक्स्ट्रा Cl2 अगर हम ऐड कर देते तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाती। बट अभी हमें पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे केवल अगर हम Kp लिखते हैं तो Kp केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 है, PCl5 का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर अनइफेक्टेड होना चाहिए। इंक्रीजेज मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन होना। HCHO में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है, CCl3 में भी नहीं है, इसमें है, तो इथेनॉल हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन में जा सकता है। 23 क्वेश्चन में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। तो जब हम ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस दोनों के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक H+ रिलीज़ भी कर सकता है और एक H+ गेन भी कर सकता है, मतलब एक H+ रिलीज़ कर सकता है और साथ ही एक H+ गेन कर सकता है, तभी हम उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस बोलेंगे। जैसे अगर हम H2PO2- का स्ट्रक्चर देखें या H3PO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो H2PO2 के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। तो P डबल बॉन्ड O है, OH है और H बॉन्ड है। तो इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन था जो कि लूज़ कर सकता था। अब ये फर्दर कोई हाइड्रोजन लूज़ नहीं कर सकता है, मतलब ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली HPO3 भी अब कोई और हाइड्रोजन लूज़ नहीं कर सकता है। O- है और एक हाइड्रोजन है, HPO3- भी लूज़ नहीं कर सकता है, तो ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। देन HPO4 है, तो HPO4 एक्ट कर सकता है, एक OH बॉन्ड है अभी भी और O- दो ग्रुप्स हैं, तो OH बॉन्ड होने के कारण से HPO4 एक ब्रॉन्स्टेड एसिड और O- एक H+ अगर एक्सेप्ट करता है तो एज ब्रॉन्स्टेड बेस भी एक्ट कर सकता है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा थिंकिंग की रिक्वायर्ड है।
हाउ टू ऑब्टेन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अगेन ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड होता है, तो वो जनरली 16.6 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्टिंग पॉइंट आ जाती है प्योर एसिटिक एसिड की। तो हम इसको, और वाटर जो है वो 0 डिग्री पे क्रिस्टलाइज होता है या मेल्ट होता है, तो हम 16.6 पे इसको क्रिस्टलाइज करके और सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे देखें, द रीज़न वाई बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। बेरिलियम जो है वो बेरिलियम 2+ आयन बनाता है और इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ही हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर जो है बेरिलियम का, जब ये 2+ चार्ज अक्वायर कर लेता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो स्मॉल साइज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप शो करता है। सिमिलरली Li+ भी है, Be2+ और Li+, ये दोनों ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोवेलेंट नेचर शो करता है जहाँ पे इनको आयनिक नेचर शो करना चाहिए। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ निकल एटम अमोंग, निकल 3d8 है। निकल को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 3d8, जैसे फर्स्ट में कोई भी चार्ज नहीं है तो यही रहेगा, बट CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये 3d10 कर देगा इसको। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4s0 बचा है तो और 4p, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये d ऑर्बिटल खाली नहीं है तो dsp2 नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन sp3। NiCN4 2-, तो निकल पे 2+ का चार्ज आ जाएगा, Cn- चार्ज अक्वायर किए हुए हैं, तो Ni2+ अगर हम देखते हैं तो Ni2+ जो है वो है 3d8 सिंपली। तो जब Cn आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण पेयरिंग हो जाएगी और 8 इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑर्बिटल में आ जाएंगे, जिसकी वजह से d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और फिर d और 4s, मतलब 3d 4s और फिर 1 2 4p, तो dsp2 और मतलब हाइब्रिडाइजेशन अक्वायर कर लेगा। सिमिलरली Cl4 2- अगर हम देखें तो Cl वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड है अगर, तो d8 कॉन्फ़िगरेशन में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रहेगा, तो इसके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी d ऑर्बिटल की, तो फिर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपाउंड कैन प्रोड्यूस क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन जैसे पिक्रिक एसिड है, NO2 है, इतना तो आप समझ सकते हो, CCl3, तो CCl3 ये कार्बन नहीं है, सॉरी, CCl3NO2 इज़ क्लोरोपिक्रिन। तो हमें क्या करना है, हमें केवल Cl लगाना है। तो कैसे Cl लगेगा, जैसे हम फर्स्ट देखें नाइट्रोमीथेन, CH3 है और NO2 है, तो ये कैसे ये बनाएगा, तो जैसे आप एल्डोल रिएक्शन करते हो, सिमिलरली इसका जो हाइड्रोजन है दिस इज़ ऑल्सो एसिडिक। जैसे वहाँ पे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये OH- सबसे पहले क्या करेगा, देखो हम मैकेनिज़्म लिखते हैं इसका, तो OH- क्या कर रहा होगा यहाँ पे, CH3 है तो हाइड्रोजन है और NO2 ग्रुप है, तो हम पूरा ही ड्रॉ कर देते हैं, CH3 एंड डबल बॉन्ड O- है, OH- हमने ऐड किया, देखो NaOH है तो OH- इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर फॉर्म होगा और ये O- पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले फॉर्म हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड और NO- और O- का चार्ज। अब Cl के ऊपर रिएक्शन होगी, O- जब बैक अटैक करेगा तो ये कार्बन इस Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये CH2Cl बन गया, मतलब अभी ये CH2Cl और NO2 बना है। ये रिएक्शन आगे और कंटिन्यू होगी और आगे कंटिन्यू होने के साथ ये फिर CCl3 में सिमिलरली तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन कन्वर्ट होके और फिर Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्लोरोपिक्रिन फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोमीथेन से। नाइट्रोफिनॉल तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि मीथेन चाहिए हमें, एक ही कार्बन चाहिए, तो वैसे भी आप थोड़ा तुक्का तो आप थोड़ा बेटर लगा ही सकते हो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अटैच टू ईच फॉस्फोरस एटम इन P4O10 जब हम देखते हैं तो 4 फॉस्फोरस हैं और चारों फॉस्फोरस के साथ एक एक ऑक्सीजन है और इनमें एक बॉन्ड बना हुआ है, देन ऑक्सीजन 2 लिंक्ड हैं बीच में,
इनके साथ बॉन्ड बना हुआ है और फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O बना रहा है। तो एक एक फॉस्फोरस को अगर हम देखते हैं तो एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन के साथ हमें दिखाई दे रहा है, 1 ऑक्सीजन 2 3 4, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। विच कंपाउंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर I एज दिस, इसमें कितना है, ये जब डिसोशिएट होगा तो 4K+ बनाएगा और एक ये FeCN6 माइनस का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो टोटल 5 आयंस बना रहा है एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू 5। तो 5 इसमें ये जब डिसोशिएट होगा तो I इक्वल टू 3 होगा, ये डिसोशिएट होगा तो 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा, ये अगेन 5 आयंस प्रोड्यूस करेगा और ये 4 आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, जब हेस लॉ या कोई भी हम रिएक्शन देख रहे हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों पे ही हीट या डेल्टा H जो होगा वो डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंडेंसी नहीं होगी रिएक्टेंट के स्टेट पे और प्रोडक्ट के स्टेट पे। अब वो रिएक्शन इधर से पाथवे पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आप ये रिएक्टेंट को चेंज कर दो, इधर रिएक्टेंट आ जाए तो फिर चेंज होगा, मतलब या प्रोडक्ट की स्टेट चेंज कर दो फिर वो डिपेंड करेगा। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब फाइनल कंडीशन का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ही है। नेचुरल रबर इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलीमर, तो वो एडिशन पॉलीमर होता है। इलास्टोमर तो अब पता नहीं रबर के अकॉर्डिंग इलास्टोमर इन्होंने किस सेंस में बोला है, बट सिंपल जैसे नेचुरल रबर जब हम बनाते हैं तो इसको आप ऐसा मान लो कि ये रेडिकल है, तो अगर इस रेडिकल को ट्रीट करोगे तो फिर इधर से एक एक्सटेंशन आ जाएगा और इधर से एक एक्सटेंशन आ जाएगा, तो आप ऐड हो रहा है बेसिकली, तो हम इनको एडिशन पॉलीमर भी बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, अगेन यहाँ पे ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है और मूर सॉल्ट भी एमॉर्फस सॉलिड होगा, तो दो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं। सीजियम क्लोराइड और ये सब की तो स्ट्रक्चर भी आपको पता रहते हैं, तो कि आप पढ़ते भी हो कैल्शियम फ्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, तो वो तो अमॉर्फस नहीं है, वो क्रिस्टलाइन है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन दिस, अगेन रेट लॉ आप हमें क्वेश्चन मतलब कंप्लीट यहाँ पर नहीं है और हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या तो आपको याद है कि N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, वरना आप रेट लॉ खुद से नहीं लिख सकते हो। मे बी यहाँ पे सम डेटा मिसिंग है, मे बी नहीं, हम तो डेटा मिसिंग ही मानेंगे यहाँ पे। द रिलेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और मैनोज के स्ट्रक्चर में अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो CHO ग्रुप है, OH सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और फिर CH2OH है। तो मैनोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है, मैनोज के स्ट्रक्चर में C2 पॉइंट पे जो हाइड्रोजन है ये C2 है, इस जगह पे जो ग्रुप्स है वो अपोजिटेड है, जैसे OH इसमें यहाँ है तो OH इसमें लेफ़्ट साइड में अटैच्ड है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है इसमें। तो ऐसी डिफरेंस जहाँ पे आती है कि किसी एक कार्बन की पोजीशन पे ग्रुप्स अपोजिट अटैच्ड हों तो उनको हम बोलते हैं ईपीमर्स। और यहाँ पे क्योंकि ये C2 पोजीशन पे डिफरेंस आ रहा है तो हम इनको बोलेंगे C2 ईपीमर्स। डायस्टीरियोमर्स होते हैं ये, जैसे C3 पोजीशन पे भी एक ग्लूकोज में चेंज कर सकते हो, C4 पोजीशन पे भी चेंज कर सकते हो, तो उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। C3 पोजीशन से ग्लूकोज बन जाता है, फिर गैलेक्टोज बन जाता है C4 ईपीमर्स से। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान रख लिया तो बाकी के स्ट्रक्चर को आप खुद से ये डेराइव कर सकते हो कि कैसे ईपीमर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, अगेन एनहाइड्राइट जो है वो CaSO4 का मतलब CaSO4 है, तो ये एल्यूमिनियम का मिनरल नहीं है। बाकी कोरंडम जैसा हमें गिवन है यहाँ पे, कोरंडम Al2O3 है, बॉक्साइट Al2O3.2H2 है, Al2O3.H2 है। तो फिर से आपको थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। द रिएक्शन दैट अकर्स एट कैथोड, कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि रिडक्शन किस में हो रही है। Mn2+ है और यहाँ पे भी Mn2+ है और Zn+4 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो -8 ऑक्सीजन के लिए और -8 तो +2x -8 = -2 आ जाएगा, तो x = +3 आ रहा है। तो जिंक यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, बट हम और देखते हैं आगे। जिंक का रिडक्शन वैसे भी डिफ़िकल्ट है। Mn से Mn2+ बन रहा ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो Mn+4 स्टेट पे है
और इसमें अगर हम देखें तो Mn2O4, अब जैसे Zn को हमने +2 लिया था, सेम Mn2O4 लेंगे तो ये +3 आ जाएगा। मैंगनीज़ का ही रिडक्शन होता है कॉमन ट्राइसल की, आपको इक्वेशन थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, बट रिडक्शन हम यहाँ पे फाइंड करके बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये तो एलिमिनेशन यहाँ से हो गया कि ये नहीं होगा क्योंकि ये एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, तो ये भी गलत आंसर है। तो इन दोनों में सेलेक्ट करना फिर आसान हो जाता है अपने लिए। विच सॉल्वेंट इज़ बेस्ट एज आयनाइजिंग सॉल्वेंट। जब आयनाइजिंग सॉल्वेंट की बात करते हैं तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी ज़्यादा है वो ज़्यादा आयंस में सेपरेट कर सकता है। जैसे वाटर की काफ़ी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, तो हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लोरामीन टी इज़ यूज्ड एज, ये सब क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये सारे चैप्टर्स जिसमें ड्रग्स और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उसको आप एक बार पढ़िए। प्रेडिक्ट द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप नंबर बताना है हमें, तो जो हाईएस्ट फील्ड ऑर्बिटल होगा वो उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर होगा। तो यहाँ पे 3 इज़ द हाईएस्ट फील्ड, देयरफॉर पीरियड इज़ 3। और अगर हम पी ब्लॉक के लिए देख रहे हैं तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 हैं जो हमें ऐड करना पड़ता है टोटल, तो 10 + 6 16 इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट वेरिएशन फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन ए सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस पे जो एड्जॉर्बेंट साइट है वो फिक्स्ड रहती है, तो इनिशियली जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, बट जैसे जैसे वो साइट कम होती जाती है वो स्लो हो जाता है, और जब साइट ख़त्म हो जाएगी, जब यूज़ हो गया कम्प्लीटली, तो फिर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाता है। विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगेन आपको ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम Na2O2 में देखें तो O2 में ऑक्सीजन -1 स्टेट पे है, तो ये -2 पे भी जा सकता है और ये 0 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो ये एक करेक्ट आंसर हो सकता है। Na2O में तो ये -2 है, ये +1 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे हैं, अपने हाईएस्ट स्टेट पे हैं ऐसा बोला जाए। SnCl4 में भी हाईएस्ट स्टेट पे हैं। NaNO2 में Na+1 है, नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो ये +3 आ रहा है, तो ये +5 पे जा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है, तो ये भी, तो यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर दिख रहा है। Na2O2 भी हो सकता है और साथ ही NaNO2 भी हो सकता है। तो रिलेटिवली आज थोड़े मिस्टेक्स ज़्यादा लग रहे हैं पेपर में, और वैसे भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अनबैलेंस्ड था पेपर रिलेटिवली, ठीक है। फ्रॉम द गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन से Fe2+ बन रहा है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों रिएक्शन को हम किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि ये गिवन रिएक्शन आती है। इस रिएक्शन को हम E1 मान लेते हैं, इस रिएक्शन को E2 मान लेते हैं, और इस रिएक्शन को हम मान लेते हैं E3। और हम अगर हम फाइनल रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन अपीयर हो तो हम ट्राई करेंगे कि E0 के पाथवे से नहीं जाएं और हम जाएं ΔG0 के पाथवे से। तो Fe3+ तो हमें लेफ़्ट साइड में चाहिए, तो लेफ़्ट साइड में आ रहा है, और Fe2+ हमें राइट साइड में चाहिए, तो इसको केवल सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब इसके लिए हम ΔG1 लिख रहे हैं, इसके लिए हम ΔG2 लिख रहे हैं, और ये है अपना ΔG3। तो ΔG के टर्म में, ΔG एक स्टेट फंक्शन है, तो इसको आप हमेशा डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ΔG3 यहाँ पे दिख रहा है हमें, दिस इज़ इक्वल टू ΔG2 माइनस ΔG1। ये स्टेटमेंट हमेशा होल्ड करेगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ये होल्ड नहीं कर सकता है कि E3 इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि जो फॉर्म हो रहा है फाइनल रिएक्शन वो एक हाफ रिएक्शन ही है। तो यहाँ से हम ΔG को -NF से रिप्लेस कर दें, N3F E3 इज़ इक्वल टू -N2F E2 माइनस N1F E1। तो अपने पास वैल्यू क्या दिख रही है, नेगेटिव हम कैंसिल ही कर देंगे, और F को भी कैंसिल कर देते हैं। N3 की वैल्यू पुट करते हैं, N3 है, एक इलेक्ट्रॉन है N3 में, तो ये आ जाएगा F E3 इज़ इक्वल टू, और नेगेटिव तो हम प्लस ही कर देते हैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, E3 इज़ इक्वल टू N2 की वैल्यू अगर हम देखें तो N2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो ये आ जाएगा 3E2 और माइनस, और E1 में 2 है तो ये आ जाएगा 2E1, तो 3 टाइम्स E2, 3 टाइम्स माइनस 0.036 माइनस 2 टाइम्स E1 है अगेन माइनस 0.440। सॉल्व करें इसको तो ये आ रहा है माइनस में 6×18, 3 और 1 10, 108, 0.108 माइनस के साथ, और इधर आ रहा है प्लस, और ये आ रहा है 0.880। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 0.772 वैल्यू आती हुई दिख रही है। तो केयरफुल रहना है, अगर आपने E0 के टर्म में सॉल्व कर दिया तो मे बी आप गलत ऑप्शन टिक कर दो। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज बाय कैटलिस्ट ड्यू टू, अगेन रेट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम की जा रही है किसी कैटलिस्ट के हेल्प से, कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन किसी और पाथवे से जाती है, और पाथवे से जाने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, और रेट क्या हो जाएगा के, अगर हम देखें e⁻−EA/RT, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है तो e⁻, ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी, और ये बढ़ जाएगी तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम डिपेंड करता है अमाउंट पे, मास भी डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर हम लें, जैसे HA कोई वीक एसिड ले लें अगर हम, तो ये डिसोशिएट हो रहा है H+ और A- में, तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, मान लो -x होगा, x और x आ रहा है, तो Ka लिख सकते हो, Ka = x² - x, क्योंकि वीक है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली x² से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है, दिस इम्प्लाइज फॉर सोल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो x क्या आ रहा है, x आ रहा है यहाँ से Ka टाइम्स C0 का रूट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा = चेंज अपॉन इनिशियल जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, दिस इज़ इक्वल टू x, तो हमने कैलकुलेट कर लिया C0, और ये है C0, दिस इज़ इक्वल टू √Ka/C0। तो ये वैल्यू आ रही है, विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो फिर इसको मोल्स बाय वॉल्यूम कर दें, K/मोल्स बाय वॉल्यूम, तो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें रूट में अल्फ़ा। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हम फिर नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। थैंक यू।